नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माधव निदान अभी पढ़ेंगे और इतना बढ़िया हम लोग तृष्णा रोग के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब प्यास लगती है तो वो भी किस तरह की अलग अलग तरह की प्यास लगने की बीमारी होती है। मतलब एक तरह से व्याधि है और ये कभी कभी स्वतंत्र रूप से रहती है, कभी कभी परतंत्र रूप से रहती है। अभी एक हम लोगों ने ये सन्निपातजा तृष्णा पढ़ लिया था। इसके बाद में हम लोग ये पढ़ रहे हैं आमजा तृष्णा के लक्षण। आमजा तृष्णा जो है अजीर्ण से उत्पन्न होता है। आम दोष के वजह से आमजा तृष्णा होती है। तो इसमें ऐसा क्या बता रहे हैं कि त्रिदोष लिंगा आम समुद्भवाच हृदशूल निष्ठीवन साधकत्री। इसका मतलब यह है हृदशूल निष्ठीवन साधक करती कर्त्री कर्त्री ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि अजीर्ण से उत्पन्न तृष्णा में तीनों दोषों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो हृदय शूल रहता है, हार्ट में ऐसे पेन रहेगा, बार बार थूकना, ऐसे निष्ठीवन रहेगा, देह में पीड़ा ऐसा रहेगा, और अंग साध जो बोल रहा है कि पूरा बॉडी में पेन रहता है, इस तरह के सिम्टम हो जाते हैं। और टीकाकार क्या बोलते हैं? आमजा महा त्रिदोष इत्यादि। मतलब त्रिदोष शब्द से इन्होंने बोला है कि ये आमजा नाम की तृष्णा हो जाती है, अजीर्ण की वजह से उत्पन्न हो जाती है। त्रिदोष लिंग युक्ता, मतलब तीनों दोषों के सारे सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें रुक्षता रहती है, दाह रहता है, फिर उसके बाद में हुरलास रहता है, और फिर उसके बाद में कफ के सारे सिम्टम्स दिखते हैं कि अंग साध रहता है और प्रसेक रहता है बार बार और निष्ठीवन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और बोल रहे हैं कि आमा जीर्णा त्रिदोष कोपह स्यादिति। इसका मतलब है कि तीनों दोषों के सारे लक्षण पाए जाते हैं। आमात अजीर्णात, त्रिदोष प्रकोप आम विषजा तथा विसूचिका आदि में होने वाली तृष्णा को आमजा बोलते हैं। मतलब इसमें विसूचिका आदि भी हो जाते हैं, और या अतिसार हो जाएगा, विसूचिका हो जाएगा, और हार्ट में पेन होगा, बार बार थूकना और देह में पीड़ा, ये उपद्रव हो जाते हैं। तो इसको हमें जानना चाहिए। और सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है कि आम विषजन्य अजीर्ण में वातादि दोष का बलवान प्रकोप हो जाया करता है, और अजीर्ण पवनादिनम विभ्रमो बलवान भवेत। ऐसा बोल रहे हैं कि अजीर्ण से वातादि दोष का विभ्रम हो जाता है और ये बलवान प्रकोप हो जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय में शूल होना, निष्ठीवन होना, अंग साध होना, ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि अजीर्ण से उत्पन्न, मतलब खाया पिया पचा नहीं है और बहुत अजीर्ण हो गया, और उसके वजह से आमजा तृष्णा, प्यास बहुत लग रही है, ऐसा आप लोगों ने देखा है? डॉक्टर माधुरी जादव मैम, आपने ऐसा देखा है क्या? इसके गुड बाद मॉर्निंग सर। शोध तृष्णा भी है। हाँ, बताइए। सर मैंने सर मतलब लक्षण तो देखे हैं, मतलब बार बार थूकना, ये बोलते हैं ना, देह में पीड़ा।
और मुझे पता नहीं था ये आमजा है करके सर। ये अभी मतलब पढ़ा था, पर ऐसे नहीं डायग्नोस करती थी सर, दो आमजा है कि क्या है। ऐसे अतिसार में अगर आते हैं ना तो सर उसमें से तृष्णा लगता है और मुझे बार बार थूक आती है, बदन में दर्द है, प्यास लगती, सर ये बोलते हैं सर। अभी ये पता चला कि अभी फिर से अगले टाइम से मैं अभी ठीक से ये डायग्नोस करूंगी सर। ये अभी पढ़ा है तो अच्छे से आपने सिखा है, हम्म, देखा है। जी। इसमें थैंक इसमें आम पाचक वटी ही देना पड़ेगा, आरोग्यवर्धनी देना हाँ पड़ेगा। सर। हाँ। जी। और किसी को बताना है? डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर पवन जी, अनुरिता मैम, कुछ बोल लेंगे आप लोग? प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर कल का ही पेशेंट है एक्चुअली। वो वेट लॉस करने के लिए आया था। 110 किलो वजन था सर उसका। तो वो उसके सेम ऐसे ही कंप्लेंट्स थी। मतलब मैंने तो वैसे इसको आमोजा तृष्णा करके नहीं डायग्नोस किया था। वो वेट लॉस के लिए आया था तो मैंने जैसे उसको सिम्टम्स पूरे पूछे तो वो उसका भूख बहुत था और प्यास भी बहुत थी सर। तो वो बोलता था मुझे बार बार प्यास लगती है और मैं बार बार पानी पीता हूँ। तो मैं करीब करीब 7 से 8 लीटर पानी कंज्यूम कर लेता हूँ। तो वहां पे मैंने तो उसको छाछ पीने के लिए बोला था। वेट लॉस करने के लिए आया था तो। और बोला कि इतना पानी पी रहे हो इसलिए शायद ये भी हेतु हो सकता है आपका कि आपका वेट ज्यादा है। और उसका एक हेतु था सर कि वो रोज बाहर का खा रहा था। मतलब उसका घर नहीं है यहाँ पे। तो वो जैसे ब्रेकफास्ट है उसका, चाय पानी जो भी हो रहा था वो बाहर का। और वो कुछ फील्ड वर्क कर रहा था तो इसलिए उसके टाइमिंग्स कुछ नहीं थे खाने के। तो वो बोल रहा था मुझे कि मुझे बार बार मतलब रोज ही ऑलमोस्ट मेरा पेट अपसेट ही रहता है। मतलब वो बोलना चाहता था कि उसको बार बार ऐसे अजीर्ण टाइप, इंडाइजेशन टाइप होते ही रहता है। तो उसके मतलब ये वेट लॉस के साथ साथ ये जो हेतु लिए थे मैंने, तो इसमें ये तृष्णा हेतु भी था। तो मतलब ये यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं कि ये परतंत्र रूप से ही यहाँ पे आया हुआ है। तो मैंने आपके अब भी बढ़ाने के बाद ही मैं इसको डायग्नोस कर पाई हूँ सर कि ये तृष्णा ही थी कि जो इंडाइजेशन की वजह से उसको हो रही थी। क्योंकि वो रोज ही है। मतलब वो बोला मुझे कि मैं सुबह अगर मैं खाना नहीं खाऊं मैं स्किप कर देता हूँ बहुत बार। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले फील्ड वर्क रहता है जो हाथ में आएगा, मतलब इजीली हाथ में लेके खाने वाली चीज है। तो मैंने बोला एक तो वड़ा पाव ही आएगा यहाँ पे और समोसा ही। तो बोले मोस्ट ऑफ मेरा वही होता है, सुबह भी, कभी कभी शाम को भी। कभी सुबह का खाना मैं शाम को 8 बजे खा लेता हूँ। बोले वो भी होटल का ही होता है सर उसका खाना। जी सर। मैं ऐसे ही ना 2 पेशेंट आप लोगों को आज शाम को दिखाऊंगा जो सक्सेस स्टोरीज है। एक ना मेरे पास ना स्टमक कैंसर के एक पेशेंट चल रही हैं जो हैदराबाद की हैं, और उनको मैंने यहाँ से दवाई भेजा है। और उनकी जो पोती है वो मतलब ग्रैंड डॉटर, वो यूएस में है, और वो हैदराबाद में रहते हैं। उनको आमजा तृष्णा के सिम्टम्स थे, और वो स्टमक कैंसर के पूरा ऐसे फैल रहा था, मेटास्टेसिस। तो मैंने दवाई दिया ना, तो उनका कुछ 15 दिन में 3 किलो वेट पुट ऑन हो गया। मतलब 45 केजी की थी, और मेरे दवाई से उनका 48 केजी वेट हो गया, और उनको इतना अच्छा लग रहा है। वो शाम को मैं लेके आऊंगा। और एक और पेशेंट है जो एक मेरे बांग्लादेश के मुस्लिम लोग आते हैं ना, तो उनके ही पड़ोस में एक पेशेंट है, उनको हेडेक बहुत होता था, और आमजा तृष्णा उनको भी था। तो फिर मैंने उनको ये आम पचन वगैरह सब किया, और उनका हेडेक कम हो गया, सर दर्द भी ठीक हो गया। वो भी केस मैं शाम को लेके आऊंगा। आप लोग देखिएगा कितना क्या है ना, हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना माधव निदान, तो यही मत सोचिए, ये ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है ये सब, कि हम इसमें आम दोष का पचन करेंगे, फिर तृष्णा ठीक हो जाएगा। और इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है कि क्या बताएं। ठीक है। और अनुरिता मैडम कैसी हैं आप? आपने आमजा तृष्णा के लक्षण देखे हैं? अजीर्ण से उत्पन्न भक्तोद्भवा तो अलग है, इसमें तो खाया तुरंत खाया और प्यास लग रही है। आमजा मतलब अजीर्ण है, क्रॉनिक, मतलब थोड़ा क्रॉनिक है। यहाँ पे जो लक्षण है ना, बार बार थूकना, सर ऐसे टिपिकल पेशेंट है कि इनको प्यास भी लगती है और वो बार बार थूकती भी है और उनका मुंह शुष्कता भी रहता है। तो वो आमजा तृष्णा ही होगी जो आप सिखा रहे हैं अभी यहाँ पे। और मतलब हमें ऐसे लगता था कि बस प्यास लग रही मतलब पित्तज और इसकी वजह से होगा। लेकिन थैंक यू फॉर योर टीचिंग सर, कि अभी ये सारी चीजें ट्रीटमेंट में बहुत आसान हो जाती है। जिन लोगों को ऑपरेटिव सर्जरीज की आदत है पेशेंट देखने की,
वो ध्यान में आएगा उनका, जैसे जीए उतरता है उसके बाद में वो उनको सीधा चाय बिस्किट खाने के लिए बोलते हैं, और जैसे वो चाय बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उनका ये लक्षण टिपिकली दिखता है कि उनको एनर्जी नहीं लगती है लेकिन प्यास लगती है और उनको थूकने का मन करता है, पर्टिकुलरली जो जीए के बाद में पेशेंट आउट आती है। तो ये इंड्यूस्ड आमजा की जो अग्नि प्रकट ना होते हुए भी वहां पे आम के सिम्टम्स होंगे उस वक्त में। और दूसरा सर, इसके बाद का सर आप भी सिखाएंगे, लेकिन ये टिपिकली ऐसे केसेस नजर आते हैं सर। मतलब हमारे लिए अजीर्ण का और एक लक्षण जो अब तक हम आना आटो अवश्यम इसको देख रहे थे, तो तृष्णा की वजह से हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि आमजा तृष्णा है करके। और क्या है, एक तरह से देखा जाए तो रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। यहाँ पे तृष्णा लग रही है आम की वजह से, आम इतना ज्यादा है कि रसव स्रोतस को अवरोध कर, इसलिए हृदशूल हो रहा है। ये जो हृदशूल है ना, ये हार्ट में पेन, इसको ध्यान में आप लोग देखिएगा तो और मजा आएगा। सर जो हार्ट पेन है या जो कार्डियक स्पिंचर इरिटेट करने के बाद का जो एसिडिटी होता है सर, उनमें ये सारे लक्षण आपको, मतलब हम यूजुअली ये कर पाते हैं कि कार्डियक सिम्टम है या एसिडिटी वाला सिम्टम है, और ये एक्चुअली इससे रिलेटेड होगा। ये तो मतलब डायग्नोसिस की पहली बार समझ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मेडिसिन में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आयुर्वेद का। थैंक यू सर जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं या बात करिए आप लोग इस पे। जो कार्डियक पेशेंट है सर, अगर वो कार्डियक पेन या तृष्णा ऐसे अगर सिम्टम बता रहे हैं तो हम ये समझ जाने चाहिए कि इसका अन्नव स्रोतस बिगड़ा हुआ। हाँ, प्यास भी लग रहा है, हार्ट में हाँ, हो रहा है, कार्डियक और पेन, पीड़ा रहती है सर, देह बॉडी पीड़ा पेन जो हो रहा है। हाँ, हाँ ठीक है, हम आगे बढ़े। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, पवन कुमार जी, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। मिश्रा सर। हाँ, पवन सर आप बोलेंगे? आप पहले बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, फिर पवन जी तो हैं ही आपके पीछे। जी जी, यहाँ पे हम लोगों का वो सिद्धांत आयुर्वेद का सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रुभयस्य तु लगता है कि अतिसार में जिन चीजों की शरीर के अंदर कमी होती है वैसा खाने का हम लोगों को मन करता रहता है। तो यहाँ पे तीनों सिस्टम जो होते हैं, जैसे ग्रहणी, अतिसार और प्रवाहिका, तीनों में ही हमारे शरीर में वाटर लॉस के साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आमजा के बारे में। तो ग्रहणी में जैसे होता है कि मुहुर बद्धम मुहुर द्रवम होता है, अवयव की दुष्टि होती है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा होता है। अतिसार में गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारः, तो अतिसार हो गया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आमजा तृष्णा की बात आती है वहां पे जो अतिसार होता है श्यान मल सपिच्छ मल की प्रवृत्ति होती है, वो होती है प्रवाहिका में। तो श्यान मल सपिच्छ मल एक लक्षण हो गया आम का। यहाँ पे स्टूल आपका चिपकता है, तो यहाँ पे हम आमजा तृष्णा में इसलिए प्रवाहिका की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये सिद्धांत भी लागू हो रहा है प्रवृत्ति रुभयस्य तु ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रुभयस्य तु इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की पूर्ति करने के लिए। अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं अपनी पैरेलल मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो वहां पे भी इसकी एक एटियोलॉजी निदान कारणों में हाइपर कैल्सीमिया का जिक्र किया गया है, और हाइपर कैल्सीमिया में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया गया है, एरिथमिया वगैरह। तो एरिथमिया वगैरह के केसेस में भी तृष्णा देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही हमारी साइंस के हिसाब से करेक्ट साबित हो रहा है। यही बोलना था सर, थैंक यू जी। पवन जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं प्यारे डॉक्टर? सर इसमें जैसे आमज में तीनों मोस्टली तीनों 200 वाले आते हैं आमज इसमें, पर जो लोग है ना, जैसे हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, जैसे गाल ब्लैडर वाले जितने भी रहते हैं, गाल ब्लैडर के या गाल ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग हो, अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट इसको करें, गाल ब्लैडर का जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसका प्रेजेंटेशन यही रहेगा सर, जो इसमें उसको पेट में भारी भारीपन रहेगा और उसको
जैसे पेट में भारी भारी, छाती में भारी भारीपन रहेगा, तो उल्टी आने को दिल करेगा, मुंह शरीर वो रहेगा सर, थकावट थकावट सा फील रहेगा, एसिड टाइप के सारे लक्षण मिलेंगे। और उसका मुंह में ऐसे ही रहेगा सारा दिन, जैसे पानी पानी सा आ रहा है। और क्योंकि गाल ब्लैडर अगर हम देखें तो हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के जो हमारे जूसेस वगैरह है तो वो प्रॉपर से सिक्रीट नहीं होते, तो वहां पे इंडाइजेशन होगा, अजीर्ण होगा, तो आम बनेगा ही बनेगा। और जब आम बॉडी के अंदर कलेक्ट रहेगा तो फिर हमारे को ये लक्षण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना सर। पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में भी ये पेशेंट देखने को मिलता है। ये सारे सेम फीचर उनको देखने को मिलेंगे। और ग्रहणी दृष्टि का तो सर ने बता ही दिया, ग्रहणी दृष्टि वाले पेशेंट के में भी यही सेम लक्षण देखने। और सर इसमें फैटी पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। जो फैटी पेशेंट रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, उनमें ऐसे ही रहता है, वो कुछ भी खाते हैं और उनमें छाती में भारीपन और बार बार थूकते रहते हैं, उनमें एनर्जी लेवल कम रहता है और प्यास ज्यादा करते हैं सर। इसमें मैं एक बात समझना चाहता हूँ सर, जो ये हमारे पेशेंट होते हैं, तो जैसे इसमें डायबिटिक पेशेंट हो गया और ये पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट हो गए, गाल ब्लैडर वाले हो गए, और जैसे मैम ने बताया हार्ट पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, वो होती तो सर हम मॉडर्न में उत्पन्न कैसे हुआ है? उत्पन्न तो आम की वजह से, अजीर्ण की वजह से मेन हेतु। आम का भी जैसे कार्डियक पेशेंट में भी हम देखो सर, आम की कहीं से अवरोधजन्य संप्राप्ति होती है वायु का और कफ का, वहां से अनुबंध होकर और वहाँ कहीं न कहीं ब्लॉक कर देता है। तो हम मॉडर्न में तो वैसे उसको गिनते हैं, लेकिन हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में आम मतलब हर व्याधि को इस चीज से कोरिलेट करें, क्योंकि आम सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ पूरे शरीर को दूषित करने का। क्योंकि अगर जैसे पेट अगर किसी आदमी का खराब है, अगर पेट को हमने ठीक कर लिया तो हम 90% बीमारियों को, अगर हमने आम को जीत लिया, मैं कहता हूँ 90% बीमारियों को आप कवर कर लेते हो इसमें। तो बेसिक फंडा आम का ही है। और आम ये प्यास तो जिनको अंदर ड्राइनेस रहती है, मुंह सूखता है, और ये सारे कार्डियक पेशेंट में भी देखने को मिलेंगे, गाल ब्लैडर वाले पेशेंट को भी देखने को मिलेंगे, और पेनक्रियाटाइटिस वाले में, पर उसमें लक्षण मिश्रित मिलेंगे आपको सर। तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे। कौन सा दोष ज्यादा प्रोमिनेंट है और किस दोष की हमें चिकित्सा करनी है अपनी युक्तिपूर्वक, उसी हिसाब से हमने चलना चाहिए सर। जो प्रैक्टिकल बेसिस की बात जो मैं कर रहा हूँ सर, वो ऐसे ही पेशेंट आते हैं सारे, गाल ब्लैडर वाले, पेनक्रियाटाइटिस वाले, अगर कोई न कोई हिस्ट्री है, जीर्ण वाले, एब्डोमिनल, जिनके कोलाइटिस वाले में भी सर ऐसे ही लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, डायबिटीज वाले में भी देखने को मिलेंगे। पर उसमें कौन सा दोष ज्यादा, उसमें कफ वाले लक्षण ज्यादा आ रहे हैं, पित्त वाले लक्षण भी आते हैं, तीनों दोषों के मिक्स लक्षण भी आते हैं, तो हमने युक्तिपूर्वक उसका हिसाब किताब लगाना चाहिए। पर इसमें परतंत्र व्याधि को ना सोचते हुए इसमें स्वतंत्र व्याधि का भी जिक्र करे तो ज्यादा मतलब और ज्यादा निष्णांत व्याधि मैं उसको मानूंगा जी। अगर इसको शब्द परतंत्र की बजाय स्वतंत्र व्याधि से भी पूरा दिमाग लगा के जोड़े तो, और क्लियर कट डायग्नोसिस बनाए। ये वाक्य में ही ये तृष्णा है, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने जो लिखा है सर ऐसे तो लिखा ही नहीं है। उन्होंने तो दिव्य दृष्टि ज्ञान था, उन्होंने तो पेशेंट को बगैर देखे ही पता लगा लेते थे वो है क्या चीज। ठीक है ना। हम तो बहुत सारे खोजबीन के बाद, इतना सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। पर जो इसमें लिखा है सर उसमें मतलब ये वो है ना आपत वचन होते हैं, ये होता है। और इसको मतलब मैं भी यही कहूंगा भाई सभी लोग पूरा जब भी कोई आता है ना, बस सब साम दन भेद नीति लगा के उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए और उसी के हिसाब से, न कि हम उसको गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर का, मेरा कहने का मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, हम उसको पेनक्रियाटाइटिस और या कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट न समझते हुए या ग्रहणी का पेशेंट न समझते हुए एक बार उसमें तृष्णा रोग का विचार करके चिकित्सा करें और इसको स्वतंत्र व्याधि के रूप में देखें। इस स्वतंत्र व्याधि के रूप में उसको निखारे उस पेशेंट को वाक्य में, ये उसमें मतलब मिक्स चिकित्सा के बजाय या उसको लेबल लगाने के बजाय हमें जैसे हम अब तो फटाफट डायग्नोसिस गाल वो आया, अल्ट्रासाउंड कराया और देख लिया सीधा भाई गाल ब्लैडर स्टोन है, और उठा के ग्रहणी पित्त, उसका पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा ये करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम इसमें पूरा दिमाग लगा के और पूरा ध्यान से बैठे तो हमारा प्रैक्टिस का लेवल भी बढ़ेगा, हमारा सोच का लेवल भी बढ़ेगा
और हम डायग्नोसिस भी बेहतर से बना पाएंगे, ज्यादा सक्सेसफुल इलाज भी बढ़िया से कर पाएंगे। जी मेरा कहना यही था। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अनुरिता मैडम, आपने हैंड रेज किया है। सर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इससे पहले नजरिया बहुत अलग था, बहुत डिफिकल्ट डिसीज, और ये बहुत तीस मार खान लोग होते हैं ऐसे लगते थे। सर हमारा जो ये रहता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस एरिया, उसमें जो लैमिनाज है, न्यूरॉन्स है, जो वेंट्रिकल्स को, लेटरल लैमिना जो वेंट्रिकल्स को लाइनिंग करते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं। एक ऑस्मोटिक थर्स्ट रहती है और दूसरी हाइपोवॉल्यूमिक थर्स्ट होती है। सोचिए कि उस वक्त में ये सारे सेंटर्स के आजू बाजू सर एपिटाइट का, स्लीप का और अपना थर्स्ट का, ये सारा पैटर्न्स डिसाइड होता है हमारे ब्रेन के एरिया में। और आज आपकी वजह से ट्रीटमेंट जो हमें इतना क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि मॉडर्न में थर्स्ट है तो उसमें सिर्फ पानी, इसके सिवा या रिहाइड्रेशन के सिवा कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। कोई भी यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करता है, देयर इज नो सिंगल ट्रीटमेंट फॉर थर्स्ट। डायबिटिक में थर्स्ट रहती है, हार्ट के पेशेंट में थर्स्ट रहती है, मॉडर्न ड्रग जो लेते हैं उसके साइड इफेक्ट में थर्स्ट सेंटर डिस्टर्ब होता है। और आज यहाँ पे आप जो मतलब सिंपल सा व्याधि लगता है थर्स्ट, लेकिन ट्रीटमेंट देखिए कितनी अलग अलग टाइप्स, कितने अलग अलग बता के रखे हैं। जैसे क्योंकि जो हाइपोथैलेमिक लीजन्स या लैटरल वेंट्रिकल्स के लीजन्स रहते हैं, उस पेशेंट में पर्टिकुलर सिम्टम ये दिखता था। ना मैंने तब पढ़ा था सर मॉडर्न का, ना मैं आज मॉडर्न का, बस बेसिक जितना मालूम होना चाहिए, क्योंकि रूबी जहांगीर वाले बहुत बड़े बड़े हाई क्लास वो रहते हैं, तो इसकी वजह से जस्ट मालूम था। और वो आज यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर अपना स्लीप पैटर्न या एपिटाइट पैटर्न या फिर थर्स्ट पैटर्न बिगड़ता है तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। और अभी यहाँ पे आपकी वजह से इतना क्लासिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता चल रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट सर। अगर कोई डील करता होगा तो जरूर देखिएगा, जैसे वेंट्रिकल्स का प्रेशर चेंज होता है यहाँ पे थर्स्ट बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब जब भी मॉडर्न मेडिसिन के बाद में बंदा आपको बताता है एंटीबायोटिक है, कुछ स्टीरॉइड्स है जो बहुत हाइपर पूरी तरह से अंदर से डिहाइड्रेट कर लेते हैं, अभी सर ने बताया कि जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पे तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। तो सोचिए सर, विदाउट माइक्रोस्कोप एंड विदाउट मॉडर्न दिस थिंग, आवर आचार्यस वर वेरी ग्रेट। थैंक यू सर। कितना अच्छा डिस्कशन हो गया, ये चीज को क्लियर इसमें सर हमारे आचार्यों ने इसमें दो स्रोतस की ज्यादा बात की है, अन्वय स्रोतस की बात की है, और जैसे कलोम ग्रंथि की हम बात करें, एक उदक स्रोतस की बात करते हैं इसमें। उसी के अंदर ही जो कलोम जो मिलके बनता है। कई लोग तो सर गाल ब्लैडर को उसमें या पेनक्रियाज को, वो मेरे को समझ नहीं आता सर, कहीं मतलब वो एग्जैक्ट मतलब जैसे हम तृष्णा की हम वो करें शुरू से, तृष्णा का मतलब संप्राप्ति उसमें देखें, तो उसमें यही शुरू में हमने पूर्व रूप में क्या बताया था, तृष्णा की उत्पत्ति में तालु, ओष्ठ, कंठ, मुख सूजते हैं, उनमें दाह होता है, ठीक है ना, और पेशेंट ऐसे चिल्लाने लगता है, उसको जैसे धूप में भी पेशेंट जाता है उसको तालु सूखने लग जाता है, होठ उसके सूखने लग जाते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन की हम बात करें, ठीक है ना सर। और उसमें वात का भी प्रकोपित होता है, पित्त का भी प्रकोपित होता है, अगर पेशेंट धूप में ज्यादा चलेगा वात भी प्रकोपित होगा, पित्त भी ज्यादा प्रकोपित होगा। सर ये क्लोम ग्रंथि का बार बार इसमें जो जिक्र करा, ये क्लोम का एरिया कौन सा होता है, उसको थोड़ा सा डिफाइन पे करें। तो अभी भी चर्चा होती है, एनाटॉमी की तो मैडम है अनुरिता मैम। कुछ लोग बोलते हैं कि गले में क्लोम होता है, कुछ पैंक्रियास को क्लोम बोलते हैं, कुछ फुफ्फुस के ऊपर का एरिया को क्लोम बोलते हैं। अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो वही पे मतलब, और यही पे एरिया है हमारा, एपिगैस्ट्रिक से रीजन से लेके और गले तक का लगा लो, या ब्रेन के लोअर पोर्शन सर तक का जो लगा लो। उदान क्षेत्र में आता है ना सर, वहां पे क्लोम का ये जो बाकी के काफी आचार्य, उदक स्रोतस का मूल स्थान में क्लोम बताया है। हाँ हाँ वही सर। और सर एरिया इतना बताइए मैम। एनाटॉमिकली अभी भी वो नहीं है, अभी उस पे बहुत कंट्रोवर्सी है क्लोम पे, संदिग्ध ऐसा कोई बताया है। अनुरिता मैम, आपने किया है रिसर्च, क्लोम किसको बोलते हैं? नहीं सर, मैंने सिर्फ किडनी पे ज्यादा किया, लेकिन क्लोम आप अभी जो सर आप जो तृष्णा सिखा रहे हैं सर, रियली वंडरफुल। मतलब यहाँ से लेके ब्रेन तक का पैथोलॉजी, मैं तो उसी चीज पे विचार कर रही हूँ कि अब तक हमने, क्योंकि बहुत कॉमन सिम्टम है सर, लेकिन मैं पर्टिकुलर वो लेडी हूँ कि जो तृष्णा की वजह से चक्कर आके भी गिर सकती है, इतना मुझे प्यास लगती है या इतना मुझे पानी का है। मैं अगर कहीं बाहर गाँव निकलूं
तो मेरी कार में सर खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पानी का बैरल जरूर मिलेगा। ये मेरा हैबिट है सर, आई बिकम इनसिक्योर बिकॉज अगर पानी नहीं मिलता है तो ये मतलब इस लक्षण के लिए और इस माधव निदान की ये टॉपिक के लिए आई वॉज वेरी डेस्परेट। 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी कंटिन्यूस, और कोई ना कोई गेस्ट आता है तो फिर कर ही नहीं पाते। थैंक यू वेरी मच सर, ये डिस्कशन बहुत वो करते हैं, मतलब आप नॉलेज को अपलोड करते हैं। जी, और पवन जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं तो वही सुनना चाह रहा था, ये कौन सा पार्ट है, होता तो एरिया तो वही है, उदान वायु का एरिया, जो जिसमें मैं बात कर रहा था, अन्वय स्रोतस की बात कर रहा था, उदकवय स्रोतस की बात कर रहा था, और वहीं से सारा ये मतलब बीमारियां वहीं से स्टार्ट होती है ज्यादातर। तो ये क्लोम की बात हमारे आचार्यों ने जिक्र कराया, और उसमें मैं वही कह रहा था, पेनक्रियाटाइटिस की बात करें, उसमें पेनक्रियाज की बात करें उस एरिया को, या गॉल ब्लैडर वाले एरिया की बात करें, या फेरेंक्स वाले एरिया की बात करें, ठीक है ना सर, या फिर पिट्यूटरी का जो नीचे वो स्फिनोइड जो बोन है उस वाले वहां तक के पोर्शन की बात करें। पवन सर, ये एक बहुत अच्छा रिसर्च का टॉपिक है। जो लोग एमडी कर रहे हैं ना, जहां जहां पे भी आपने ये बताया, जो भी विवादित ये है, वहां के पर्टिकुलर इंक्लूडेड जो भी सिम्टम्स और डिसीज है, उसको लेके अगर स्टडी होता है तो हमारे वहाँ या पता चलेगा। अपने प्लेटफॉर्म पे कोई शरीर क्रिया से है कि वो उसमें नहीं सर, मेनली मैंने एनाटॉमी में ये क्लोम पे और वृक्क पे बहुत ज्यादा ही किया था, तो मुझे अभी वही याद आ रहा है। आई वॉज नॉट बीन गिवन एनी आंसर। जैसे हम यहाँ पे डेयरिंग करते हैं ना सर को पूछने का, वैसे हमारे तिलक में या हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट में आप ऐसे भी हमें सीधा एक ही जवाब मिलता है, जाइए और शास्त्र पढ़ के आइए। हम चुप बैठ जाते थे तब। सर मैं तो मैम बोल देता हूँ सर, आप शास्त्र तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, हमें पढ़ा दे तो हमें बता दो प्लीज। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ जहाँ पे मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता। आशा मैडम कुछ बोल रही है, उनको बोलिए ना, आप इस प्लेटफॉर्म पे बोलिए, बिकॉज आशा जी आप कुछ बोल रही हैं? क्लोम रिलेटेड कुछ बोल रही है, तो इट विल बी एनहांसिंग द नॉलेज। डॉक्टर आशा जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है मैम, इसमें ना पूरा क्यूरियोसिटी है मेरे को इसकी पूरी जानने की, ये क्या सर है। डिजीनेस और थर्स्ट, ये सेंटर की प्रॉब्लम रिलेटेड में, यूजुअली ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन लीजन, वेंट्रिकल ट्यूमर जो रहते हैं ना सर, जहाँ तो पे मैम जैसे लक्षण। अब हाँ बोलिए ना सर। मैं यही कह रहा हूँ, वही तो ना, अब जैसे ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर रहते हैं, और इसमें जैसे उसमें भी मैम जैसे कोई ट्यूमर है फेरेंक्स के अंदर है, लेरेंक्स के अंदर है, थ्रोट के अंदर कुछ भी है, ऐसा सिम्टम तो वही देखने को मिलेंगे, पर उस एरिया में को वही ट्यूमर वाले पेशेंट हो गए, और ये मैंने अभी पेनक्रियाटाइटिस और ये गॉल ब्लैडर स्टोन कोलिसिस्टाइटिस वाले जितने भी पेशेंट हो गए, और मैम जैसे हाइपर एसिडिटी वाले जो पेशेंट हो गए उनका भी तो ऐसे ही पेशेंट। अब ये बड़ा मतलब फुल्ली नॉलेज वाला का मतलब पूरा दिमाग लगाने वाला काम है, ये अम्ल पित्त वाला पेशेंट है या कौन सा पेशेंट है, कौन वो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ये रीनल फेलियर वाले पेशेंट में भी तो मैम ऐसे ही देखने को मिलता है ना। रीनल वाले पेशेंट वाला क्या होता है, उसका सारा ये क्लोम वाला एरिया जो तालु उसका सूखा सूखा रहेगा, प्यास उसको पूरी पूरी लगेगी, शंख प्रदेश में उसको दर्द रहेगा, बॉडी में दर्द रहेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में वही रहेगा, खटे खटे डकार आना, मुंह में पानी आना, भूख न लगना, लक्षण तो सारे वही देखने को मिलते हैं। अभी कहाँ से क्या बिगड़ा है वो उसको हम सर जो रीनल सुश्रुत के रेफरेंस मिलते हैं ना सर, उसमें वाली फुफ्फुस बीमारी माने, या उसमें कौन सी बीमारी माने, या उसमें वो तृष्णा का ही इलाज करे, बस मेरा पार्टिकुलर पॉइंट यही है भाई। वहां पे हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो पित्ताशय, अग्न्याशय और फुफ्फुस, क्योंकि क्लोम इतना विवादित सब्जेक्ट है, अभी तक कुछ मतलब जिसे बोलते हैं इन्फ्रेंस नहीं निकला है, बट दिस इज एन रिसर्च टॉपिक। लेकिन सुश्रुत के जितने भी रेफरेंसेस मिलते हैं उसमें इसको अग्न्याशय, पित्ताशय और फुफ्फुस, इन क्षेत्र से रिलेटेड व्याधि और ट्रीटमेंट बताए गए, जो भी सुश्रुत का स्टडी, बिकॉज वो मेरे एमडी का ये था, बट अप टिल नाउ फाइनल इन्फ्रेंस ऐसे कुछ नहीं निकला है। हम जो भी अभी सर बता रहे उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चलने चाहिए कि कौन सी टाइप की है और उस हिसाब से। लेकिन इतना दिमाग खराब होता है सर कि मॉडर्न के आशा लोग मैम बोल रहे कुछ, आशा डायग्नोसिस, हाँ वो कुछ क्लोम पे बात बता रहे थे। डॉक्टर आशा जी आपको बार बार बुला रहे हैं ये लोग। नहीं वो बाहर आउटसाइड है मैडम, अभी मैसेज आया अच्छा उनका, कहीं बाहर है शायद वो। अच्छा।
ठीक है। और अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी? जी सर, नमस्कार, शुक्रवार सभी लोगों को। जी सर, सर बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और मजा आ रहा है सुन के। तो एक्चुअली जो बात चल रही थी, जिसे सर भी कह रहे थे, तो यहाँ पे इस पे अगर हम बात करते हैं ना, तो जो हमारा रस धातु है या फिर रस है, आहार रस है, उसका ही स्पेशली क्षय माना गया है कृष्ण। अब ये चाहे हम अग्नाशय या जो है कहते हैं, जैसे अभी आपने बता ही दिया कि हम कहाँ कहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। क्रोम के बारे में आचार्य थत्ते सर की बुक है, शायद मैडम ने पढ़ी होगी, क्योंकि मैडम एनाटॉमी में एमडी की हैं। जी, हमारे थत्ते सर रहे, लखनऊ के टीचर रहे, बाद में उन्होंने बहुत काम किया है, महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे सर। तो उन्होंने भी क्लोम के बारे में, यही तीनों चीजों के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन मेन जो हम, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल सेंस की बात ज्यादा करते हैं, क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट की ज्यादा बात करते हैं, तो यहाँ स्पेशली जैसे हमें लगता है कि जब हमें पानी पीने का मन करता है या बहुत अधिक ऐसा लगता है कि प्यास लगी है या तृष्णा हो रही है, तो उसका साफ साफ मतलब होता है कि जो हमारा आहार रस है या जो हमारी रस धातु है, उसका कहीं ना कहीं क्षय हो रहा है। और उस रस धातु के क्षय को हमें पूरा करना है किसी भी तरह। जैसे हमारे शास्त्र भी बताते हैं, स्पेशली सुश्रुत जी कहते हैं कि दोष धातु मल छीरो, वल छीरो अपि मानवा। मतलब जो भी हमारे जो शरीर में दोष का, धातु का, मल का जो का भी छीर होगा, उसी तरह से फिर क्या होगा, स्व योनि वर्धनम तद अन्नपानम प्रकांक्षति। उसी तरह से हमको जो है वो अन्नपान का ग्रहण करना होगा। तो एक अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारे पास है उसको हम लेके चले, तो हम यही मान सकते हैं कि इसको हम जल जल हमारे यहाँ जलीय धातु जो भी हमारे पास है, उसको वो कम हुआ है और उसको हमें ग्रहण करना है। प्रैक्टिकल नॉर्मल कृष्णा में हम इसी को मान सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन आया है। स्पेशली जैसे हम लोग बात करते थे कि हम लोग बहुत ज्यादा पराठा खाया, पूरी खाया, हलवा खाया, और उसके बाद हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो शास्त्र यहाँ भी शास्त्र बताते हैं कि हमें ऐसी तृष्णा में जो है वो पानी पी के आराम नहीं मिलेगा। यहाँ फिर उन्होंने पतली यवागु, मतलब पानी की तरह या पतली यवागु पीने के लिए बताया है। क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ भोजन है और उसमें अगर ज्यादा खाएंगे तो बमन होने का भी जो है, बमन हो जाता है, जल्दी बमन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं उस ज्यादा तृष्णा से पीड़ित जो है, या जैसे किसी ने जल में मध मिलाकर पिला दिया, यदि गरिष्ठ भोजन से तृष्णा उत्पन्न हुई, तो उसको क्या किया कि जल लिया और जल में मध मिलाकर दे दिया, या फिर उष्ण जल पिलाया, उसको हल्का उष्ण जल पिलाया। या फिर ज्यादा तृष्णा हो रहा है तो उन्होंने कहा है कि पिपली को चबाने को दे दीजिए। उससे क्या होगा, उनका जो मुख होगा वो विशद हो जाएगा। और जो हम लोग जनरली आजकल कर रहे हैं समर में, सभी लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पूर्वांचल में बहुत महत्व भी है उसका। तो हम सत्तू को शर्करा युक्त पीने को देते भी हैं, पेशेंट को भी बताते हैं। और यहाँ हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि हम ऐसे पेशेंट को जो है शर्करा मिश्र सत्तू को दे सकते हैं। अगर दूसरी बात बताते हैं कि अगर बलवान रोगी है, उसका बल जो है वो सही है और तालु के स्थान पर उसको शुष्कता हो जाती है, तो फिर वहां पर क्या करना है, घृत देना है। जो हितकारी घृत है उसको हम दे सकते हैं। और उसके बाद अगर ज्यादा पेशेंट वीक है हमारा और उसका बल ज्यादा नहीं है, तो हम वो दूध में घृत डाल के पिला सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर मांस रस में भी घृत डाल के पिला सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छे से ये भी बताया है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने तृष्णा है, मूर्छा है, गर्भड़ी है, उनका तालु का शोषण हो रहा है या उनको तृष्णा लग गई है, तो फिर वहां पे जनरली क्या है कि उसको वहां पे जैसे सिंपल दूध में घर डाल के दे सकते हैं, या फिर मांस रस में घर डाल के दे सकते हैं, कि वो बलवान नहीं माना जाएगा, उसका जो है वो क्या कहते हैं, बल कम हो जाता है। और भी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ स्पेसिफाई ये करना था कि जैसे कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, कुछ हमारे ऐसे रोग हैं जिसमें हम कहते हैं कि जल कम पियो। जैसे अभी मैडम ने भी इसको थोड़ा सा लिया था, इसे कह रही थी मैडम अभी कि हार्ट डिजीजेज है, किडनी डिजीजेज है, इसमें कहते हैं। और हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि पांडु रोग, उदर, पीनस, प्रमेह, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार और प्लीहा, इन सभी रोगों में जल पीना हितकर नहीं होता है। यदि उपयुक्त रोगों से पीड़ित रोगी को तृष्णा या जिसे कहते हैं ना सहने योग्य तृष्णा हो जाए, तो उसको जल पीने की उत्कट इच्छा होती है। तो ऐसे केसेस में, जैसे हमने कहा कि परतंत्र व्याधि हो रही है तृष्णा के रूप में,
तो वहां हमें उसको जल पिलाना चाहिए, जल पीना उसका हितकर होता है। और यहाँ शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है कि किस प्रकार का जल देना चाहिए। तो धान्याम्बू की बात हम लोग करते हैं, धनिये का जल देना चाहिए, उसमें शर्करा और मधु मिलाकर देना चाहिए। तो अगर हमारा प्रमेह का रोगी है तो हम धनिया में केवल जो है वो उसको उसी हिसाब से उसमें कुछ हम और वो दे सकते हैं। लेकिन ये कि धान्याम्बू की बात शास्त्रों में बार बार आई है कि हम ऐसे पेशेंट को कुछ ना मिले तो धान्याम्बू दे सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो है हम ऐसे रोगियों को हम बचा सकते हैं। तो कई चीजें छोटी छोटी जो मैंने उस दिन भी बताई थी कि जो क्रिटिकल केयर की भी आई है कि हम अगर पिला नहीं सकते तो हम कवर करा सकते हैं, अगर कवर नहीं करा सकते हैं तो रस्से दे सकते हैं, रस्से करा के परिशेक करा के। और क्या कहते हैं उसके अलावा जनरली उन्होंने ये भी बताया है कि हम ऐसे केसेस में जो है वो इसमें है गंडूश, कवल कंडूश, नस से और सिंचन करना, और उसके अलावा तालु शोष लग रहा है तो यहाँ पे उन्होंने हमें शिरो पिचू तक बताया है, तल हृदय वर्म तक बताया है कि वहाँ अध्ययन करना। तो बहुत छोटी छोटी बातें चरक संहिता का जो एक एस्पेक्ट है कि हम आहार और उसके साथ में जो औषधि कल्पना या जो चिकित्सा कल्पना करते हैं उसको हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैं पढ़ रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया। जी डॉक्टर मीनल मैम, आप कुछ बताएंगी? सर मैं मैम से कुछ थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि सर जो ये धान्याम्ल बताया मैम ने, वो धनिया को पानी में रात भर भिगोने के बाद एयरपोर्ट करके जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज करते हैं उसको लेके सर धान्याम्ल किस और चीज को धनिया के बीज से बनाते हैं सर, वो वाला कहलाता है धान्याम्ल। इसमें लेकिन सुक्त भाग होगा, एसिडिक ये बनता है धान्याम्ल। ये मतलब मध्य संधान कल्पना नहीं है, मध्य कल्पना नहीं है, ये सुक्त कल्पना है, एसिडिक प्रिपरेशन। अंजना मैम आप बताइए। सर उन्होंने साफ साफ धान्याम्बू बोला है ना, तो धान्याम्बू का मतलब यही लिखा है उन्होंने कि तृष्णा में धान्याम्बू भिगोए गए अन्न का जल। मतलब अब यहाँ पे धान्य का वर्णन आया है। एक जगह इन्होंने टीकाकार ने उसको धनिया भी बोला है। इस श्लोक में लिखा हुआ है इन्होंने कि मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा लिया है, तस्मात् धान्याम्बू पिबेत तृष्णेन रोगी शर्करा छोदरम यद्वा तस्याने स्यात् सात्म्यम रोगस्य तच्चेष्टम। अर्थात तृष्णा में धान्याम्बू या भिगोए गए अन्न का जल या भिगोए गए धनिये का जल, दो तरह से उन्होंने बता दिया है। या फिर रोगी की प्रकृति के अनुसार जो उसको पेय हो वो दे देना चाहिए। तो जनरली जो टीकाकार चक्रपाणी लिखते हैं वो चक्रपाणी धनिये का जल ही बताते हैं, और ये बताते हैं कि उस धनिये के जल में मधु और शर्करा मिलाकर पीना चाहिए। तो जैसे हम लोग धनिये का जल बनाते हैं, जैसे आप ठीक कह रहे हो कि रात में हमने धनिया भिगो दिया पानी में और उसको जो है दिन रात भर रखा और सुबह को उसको छान कर उसमें थोड़ा सा शर्करा और मधु मिलाकर पेशेंट को पिला दिया। यस मैम, तो ये तो सर मैम मैंने एक वेतरन बस्ती में भी पढ़ा था धान्याम्ल, तो ये मैं कंफ्यूज थी कि ये धान्याम्ल धनिये से बनाया जाएगा कि किसी हम अनाज को भिगो के उसके बाद उसका। यस मैम, धान्या आम्ल बोल रही है मैडम, धान्या अम्बू बोल रही है। अच्छा हाँ, धान्य हाँ, अम्बू हम प्यास में देंगे तृष्णा में, और वो धान्याम्ल मैं बोल रही हूँ वो मैंने वेतरन बस्ती के लिए प्रयोग करने के लिए पूछा था। हाँ, उसका वो चीज है। हाँ, उसका वर्णन वो अलग है मैडम, धान्याम्ल अलग है, धान्याम्बू अलग हुआ। जी मैम। यस, तो वो मैम धान्याम्ल जो है वो हम किसी अनाज को रात भर भिगो के उसका पाक करते हैं, जो वो कांजी जैसा बनाते हैं उससे बनेगा, वो ही बनेगा ना मैम? हाँ, वो कल्पना अलग हो जाएगी। जी यस। धान्य 8 दिन का प्रोसेस होता है ना, 7-8 दिन का प्रोसेस होता है वो बनाने में। हाँ, कांजी को जैसे रात भर उसमें भिगोते हैं ना, मटके में रखते हैं और उसका पानी यूज करते हैं, सेम वैसे बने। धान्य लेके उसको किसी कपड़े में वो डाल के मतलब बोरे वगैरह में डाल के फिर उसको पानी में रखते हैं, फिर उसमें अलग अलग चीज डालते हैं। मेरे को कंटेंट में है, मैं कैसे बनाया था, मैंने एक बार बनाया, ध्यान नहीं आ रहा, और वो मैं बताऊंगा। 7-8 दिन का प्रोसेस होता है इसमें। बताइएगा पवन सर, डालिए ग्रुप में डालिएगा अगर आपको कोई सी दोपहर को मैं डालूंगा। मैंने कई
मैं रसाला में गया था, वहां बनाया था वो एग्जैक्टली। ये तो मेरे को ध्यान है भाई, वो जोंक है उसमें किसी बोरी में डाल के और उसका मुंह बांध दिया था और उसको पानी में रखा था और उसमें इंग्रेडिएंट डाले गए, वो 7-8 दिन में जाकर तैयार होता है। हाँ, मैं एक्चुअली एक पेशेंट के लिए कोशिश कर रही थी कि उसको मैं गौमूत्र की जगह कतरन बस्ती में वो ध्यान नाम बना कर दूँ, जिससे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना पड़े। तो मैं उसका रेफरेंस देख रही थी और आज मैंने जैसे कहा तो मुझे एकदम से ध्यान आया, तो मैंने पूछा। जी ओके सर। और अनुरिता मैडम, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड जो आशा जी लिखी है वो एक बार पढ़ दीजिए, बहुत सारे लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वो एक बार देख, आप पढ़ बेस्ट दीजिए वो फ्रेंड क्या क्या लिखी है, बहुत अच्छा लिखी है। सर एक्चुअली मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं देख नहीं पा रही हूँ और डिलीट हो गया। आशा जी का जो कमेंट है वो एक बार पढ़ दीजिए, क्योंकि मैम पढ़ नहीं पा रही है। कौन पढ़ेगा? एक मिनट, सोनिशा मैम कृपया म्यूट रखिए। हाँ, डॉक्टर पवन जी आप पढ़ देंगे क्या, जो आशा मैम ने लिखा है चैट बॉक्स में, बहुत अच्छा चीज। सर मेरे को मोबाइल में नजर नहीं आता, धूप आई हुई ऊपर। ठीक है, कोई और पढ़ेगा? माधुरी मैम आपको दिख रहा है क्या चैट बॉक्स? शशि मैम? हाँ सर, पढ़ गुड रही। मॉर्निंग सर, मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए। हाँ, इन्होंने आशा मैम ने तो ये लिखा, आई थिंक क्लोम मीन्स पित्त धरा कला, मज्जाधरा कला, आश्रित ऑर्गन्स में भी, सॉरी आई एम अच्छा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सप्त धातु एंड धात्वाग्नि के अनुसार सभी अवयवों का निर्माण होता है। सो अवयवों की प्रकृति में भी धातु और अग्नि के अनुसार वृद्धि या क्षय कंसीडर दोषास आल्सो। जन्य अवस्था का विचार करना चाहिए और चिकित्सा करनी चाहिए खल कपूत न्याय के सिद्धांत से। केदारी कुल्य न्याय सिद्धांत शुड आल्सो बी अप्लाइड। ये है। और सेकंड वाला पढ़िए, सबसे ऊपर जो लिखा है, सबसे हाँ ऊपर। पढ़ दे। वहां पर ये था, दैट्स व्हाई वी गिव देवन पाचन चिकित्सा फर्स्ट एंड देन आम पाचन बटी एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मोस्टली ईच डिसीज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सिद्धांत ऑफ आम पाचन सर्वव्याधि आमाशय समुद्भव इति। जी, ये भी आशा मैम ने लिखा है। कितना अच्छा लिखी है आशा मैम, आमजा तृष्णा के हिसाब से। थैंक यू सर। थैंक यू आशा मैम को बोलिए, वो बोल नहीं पा रही है लेकिन लिख तो रही है इतना। हाँ जी सर, थैंक यू आशा मैम को, थैंक यू आपको, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को एक्चुअली। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम भक्तोद्भवा तृष्णा के लक्षण पढ़ेंगे। कोई नहीं बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये ना आप लोगों ने भक्तोद्भवा तृष्णा, ये तो सभी ने अनुभव किया है भक्तोद्भवा कि स्निग्धम तथा अम्लम लवणम च भुक्तम गुरुवन्न मेवाशु तृष्णाम करोति। जिसने बहुत ज्यादा खटाई खाया है, बहुत ज्यादा जैसे सॉस खाया है, या टमाटर की चटनी खाया है, इमली की चटनी बहुत ज्यादा खाया है, या फिर विनेगर खाया है, या फिर फर्मेंटेड चीजें खाए, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाए, फिर उसके बाद में स्निग्ध चीजें खाए। पहले के जमाने में ना बड़ी बड़ी पूरी बनता था नॉर्थ इंडिया में, लोग ना शादी ब्याह में जाते थे और लेट नाइट ऐसे लोग खाते थे, तो वो बहुत ज्यादा डालडा से बनता था, वनस्पति घी से, तो वो स्निग्ध पदार्थ रहता था, गुरु पदार्थ रहता था गाँव में, और वो पत्तल में लोग खाना खाते थे। आजकल भी लोग खाते हैं स्निग्ध पदार्थ, जैसे कि पिज्जा खाते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा बटर होता है, बहुत ज्यादा मैदा होता है, ऐसा स्निग्ध पदार्थ। फिर लवणम, जो नमक वाली चीजें ज्यादा खाई जाती है, नमक डाल के। फिर गुरुवन्न, मतलब बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ, अब गुण में भी गुरु है, मात्रा में भी गुण है, गुरु है, स्वभाव से भी गुरु है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाई जा रही हैं। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि बॉडी को ना उसको पचाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। उसको खाते ही मनुष्य का मुंह सूखने लगता है, पेट में भी आग सी लगी रहती है और मनुष्य पानी पीता रहता है। टीकाकार बोलते हैं कि पहले के जमाने में भी ये ग्राम्य आहार के बाद ये ऋषि मुनि लोगों को ऐसा पेशेंट आते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है। और सतयुग हो या कलयुग हो, ये सब तो सारी चीज ऐसे ही है। तो इसमें बोला है टीकाकार ने, भक्तोद्भवा महा स्निग्ध इत्यादि चकारात कटु च न तो तिक्त कषाय मुद्राणा नित्यर्थ। गुरु शब्देन मात्रा गुरु द्रव्य गुरु च गृह्यते, दृढ़ बलेन तु पंच तृष्णा पठिता वात पित्त क्षयोपसर्गजा इति। तत्र कफजा आमाजायाम एवावरुद्धा शतजा वातजायम भक्तजा च वातजायम भक्तावर्णन वात प्रकोपात पित्तजायम व विदायन पित्त प्रकोपात। इसका मतलब यह है कि भक्तोद्भवा जो तृष्णा के लक्षण लिखे हैं यहाँ पे, स्निग्ध इत्यादि ऐसा जब बोला है
तो यहाँ पे कटु रस का ग्रहण है, न कि कषाय और तिक्त और मधुर रस का। कटु रस स्पेशल मतलब तीखा चीज, मिर्ची वाला, गरम मसाले, तीखा चीज, कटु रस को ध्यान में रखना है। और मात्रा शब्द से यहाँ मात्रा गुरु अर्थात अधिक मात्रा में खाए हुए आहार का ग्रहण होता है। द्रव्य गुरु मतलब जो द्रव्य स्वभावतः गुरु होते हैं, जैसे कि मांस, जैसे उड़ीद हो गया, मिठाइयां हो गया, ये स्वभावतः गुरु होती है। ऐसा आहार जिसको हम लोभवश अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो उसे मात्रा गुरु कहते हैं। और कुछ द्रव्य जो होते हैं वो स्वभावतः द्रव्य ही गुरु होते हैं और संयुक्त संस्कारता भी भारी हो जाते हैं, ऐसे द्रव्य पदार्थों को गुरुवन्न कहते हैं। यहाँ तो 7 प्रकार की तृष्णा मानी है, परंतु आचार्य दृढ़बल केवल 5 प्रकार की तृष्णा ही मानते हैं। दृढ़बल जो है, जिन्होंने चरक संहिता को संपूरित किया है, कश्मीरी पंडित हैं, वो बोलते हैं कि वातज, पित्तज, क्षयज, आमज और उपसर्गजा। उपसर्गजा मतलब कोई व्याधि से उत्पन्न होने वाली जो तृष्णा है उसको मानते हैं। इसमें कफजा तृष्णा को आमजा में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, शतजा को वातजा में अंतर्भूत कर लिया है, भक्तजा को वातजा में अंतर्भूत कर लिया है। पूर्वोक्त आहार के आवरण से भी वात का प्रकोप हो जाता है, मतलब अन्नावृत वात, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो उसको भी उन्होंने बोल दिया कि तृष्णा होती है। भक्तजा को पित्तजा तृष्णा के अंदर दृढ़बल ने ले लिया है। विदाही पदार्थों के सेवन से पित्त का प्रकोप हो जाता है, इसलिए उन्होंने भक्तजा को पित्तजा में, मतलब खाना खाने में जो पित्त का प्रकोप हो रहा है उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। सुश्रुताचार्य जी ने उपसर्गजा तृष्णा में तद्दत प्रकोप दोषों का अंतर्भूत कर दिया है। जिस रोग में जिस दोष का उत्कट प्रकोप हो जाता है उसमें उपद्रव भूत तृष्णा हो जाता है, मतलब ये एक तरह से उपद्रव व्याधि के रूप में हो जाता है। यह परतंत्र व्याधि उपद्रव स्वरूप कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो जाता है। सुश्रुते च उपसर्गजा यथास्वम दोषजाशु ननु मध्यजा अपि सुश्रुते मदाते पठिता तत् कथम सप्तमे उच्यते सत्यम तस्य वात पित्त जायम अवरोधः एवं दृढ़ बले मते अपि। प्रश्न उठता है कि सुश्रुताचार्य जी ने मदात्य रोग में मध्यजा तृष्णा भी बताया है, तब 7 कैसे हो गया? उसका समाधान करते हुए आचार्य बोलते हैं कि मध्यजा तृष्णा का वात पित्तजा तृष्णा में निरोध हो जाता है। ऐसा दृढ़बल भी मानते हैं कि वात पित्तजा में इंक्लूड कर देना चाहिए जो मद्य पीने से तृष्णा होती है, ऐसा बताएं। अभी आप लोग बताइए कि बहुत ज्यादा तेल वाले चीज, नमक वाले चीज ये खाने से प्यास लगती है, ऐसा क्या अनुभव है आप लोग का? सबको ही आता है सर वो अनुभव। जब आप शादी ब्याह के लोग जो मतलब हेवी डाइट खा के निकलते हैं, तला हुआ पूरा दिन पानी 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 करते हैं, या फिर आप जिस दिन होटल का खा के घर पे आते हो तो उस वक्त में आपकी तृष्णा बुझती नहीं है। आप घर का खाना खाइए, देखिए आपको खाना खाने के बाद में संतुष्टि होती है, आप उसके बाद में तृष्णा पीते और आपका सब चीज शांत हो जाता है। लेकिन ये आप होटल का फूड खाते हो तो स्पाइसी, हेवी, मैदे का, चीज रिच, तो उसके बाद में जो है वो सेटाइटी मतलब थर्स्ट सेंटर ये नहीं होता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है ये। लेकिन इसमें सर जो आपने बताया ना अन्न मतलब अन्नावृत, तो ये ना स्ट्रैंगुलेशंस में और हर्निएशन में, जब छोटे बच्चों में ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना सर, जीआईटी, उस वक्त में सर ये सिम्टम देखने के लिए स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब ब्लॉक बन जाता है ना वहाँ पे। एक आपने फेस ओवरईटिंग पिज्जा वगैरह किया तो उसके बाद मैं, देखिए क्या प्यास। हाँ हाँ, नहीं सर उसे पूरी भी खा ली ना, कुछ ज्यादा खाने का जरूरत नहीं, एक पूरी खा लीजिए। या जिस दिन भजिया वगैरह तलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में त्योहार रहते तो पूरन पोली और कुरडई और पापड़ बनता है, उस दिन पानी ही पानी रहता है। तृष्णा वो एकदम एक्सपीरियंस होती है। वो थोड़ा खाइए आप, ज्यादा खाइए, पर्टिकुलरली तृष्णा ये कहते हैं। सर यहाँ एक बात बताना चाहूंगी। एक्चुअली जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पुआ है, पूरी है, इस तरह का जो हम आहार ले रहे हैं उसके बाद जो तृष्णा उत्पन्न होती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मैंने बात बताई है कि सभी मैडम बता ही रहे कि जल पीने से सब मन करता है, सच में मन करता है। तो शास्त्रोक्त वर्णन आया है कि गुड़ का शरबत पिला देना चाहिए। गुड़ का शरबत पिलाकर इस तृष्णा को शांत करने से लाभ होता है। और वैसे इन्होंने इसके बारे में टीका भी बताया। टीका में मैंने देखा है कि यद आहार गुणे पानम विपरीतम तद्विष्यते, अर्थात जो हम आहार ग्रहण करते हैं उनके विपरीत गुण वाला जो द्रव्य है या विपरीत गुण वाला द्रव्य ही हमें पीना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि जो आहार जन्य तृष्णा होगा उसमें लाभकारी होगा।
लेकिन यहाँ पे शास्त्रों की मत इसलिए आया है कि गुड़ का शरबत जो है या मधुर रस वाला देने से क्या होता है कि जो तृष्णानाशक होता है वो प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। कहते हैं प्रभाव जन्य उसका कार्य बताया है और वो प्रभाव जन्य इसका उपयोग में लाते हैं। और गुड़ का शरबत अगर हम पिलाएंगे तो वो तृष्णा जो है वो जल्दी उसका शमन होगा और वो गुण लाभकारी। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कुछ अपना अनुभव, या पेशेंट ऐसे है कुछ खा पी के है और बहुत प्यास लग रही है, ऐसा कुछ अनुभव है तो बताइए। वंदना तो मैम, जो ये मीठा मीठा खाने वाला जो पेशेंट रहता है सर, जैसे मीठे वाले, तो मीठा जैसे कई बार आप भी अभी बात कर रहे थे, ज्यादा तला चीज खा लिया और ज्यादा मीठा भी खा, वो पूरी वगैरह खा ली और मीठा भी खा ली सर, उसमें बेसिक हमें पैथोफिजियोलॉजी यही लगाएंगे, क्योंकि इसका जो विपाक होएगा वो तो मधुर विपाक और कफ भी बढ़ाएगा, और कफ जब बढ़ेगा सर अवरोध तो होगा ही होगा वहां पे, और जब अवरोध होगा, मान लो उदक स्रोतस का ही अवरोध हो गया, तो वहां पे फिर तृष्णा तो ऑटोमेटिकली, जब उदक स्रोतस के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसका जलीय अंश वो ना जल। आमजा में आ रहा है, वो आमजा में चला गया है। भक्तोद्भवा में टीकाकार बोलते हैं कि कटु रस का ही इसमें करना है, कटु रस वाले ही लेना है। आप नीचे टीका पढ़िए ना, इसमें टीका लिखा है जो संस्कृत की टीका है, यहाँ पे हमें भक्तोद्भवा में कटु रस का ही ज्यादा ध्यान देना है, कटु और नमक वाला, लवण रस, अम्ल रस, ये वाला। सर चिप्स खाते हैं ना तो ये प्यास लगती है, चिप्स कभी बोले ना वेफर्स चिप्स वगैरह जो अच्छा, लवण वाले रहते हैं ना, तो हाँ, ये प्यास बढ़ती है, मेरी तो बढ़ती है सर जब वो लवण खाए। अच्छा आपको चिप्स पसंद है, आप पता चल गया। कभी कभी, हमेशा नहीं खाती हूँ। छोटी बच्ची है तो कभी उसको दिया, कभी तो खा लिया, तो ऐसे प्यास लगने लगती है ना, तो नहीं सर, वो मैं पता है सर चिप्स खाए। जी, सर एक स्टडी हुआ है सर, कफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, अभी क्लोम की बात निकली थी ना, तो ये जो थर्स्ट वगैरह रिलेटेड, तो कफ ऑपरेटिंग सिस्टम KOS करके स्टडी है सर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हार्ट है, उसके बाद में आग्नेयाशय, ये सारी चीजों को उसमें ये किया। अगर वो स्टडी किसी को मिलता है एक्स्ट्रा, मुझे मिलता है तो मैं भेजूंगी, लेकिन उसमें ये सारे आप जो बता रहे हैं वो सारी चीजें आएंगी। जब भी वहां पे कुछ सिस्टम गड़बड़ होता है तो थर्स्ट और ये क्लेदवा स्रोतस डिस्टर्ब होता है। क्लेदवा नहीं, उदकवा। हाँ वही उदकवा स्रोतस। जी, सर इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है हाँ, कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कई सारी व्याधियों में उत्तरगजा, हाँ, हाँ तृष्णा उत्पन्न होती है। यहाँ पे सुश्रुत सूत्र स्थान के 45वें अध्याय के 45 से 46 47 में बताया, हाँ, 47 में बताया, और चरक ने कौन सा स्थान है याद नहीं, 22वां अध्याय का 59वां श्लोक है। चिकित्सा स्थान, हाँ, अच्छा, तो उसमें कुछ व्याधियों का इन्होंने वर्णन किया है, यहाँ पे अधिक जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अरुचि, अग्निमान्य, प्रतिशाय, जुकाम, प्रसेक, शोथ, क्षय, कुष्ठ, त्वक विकार, रक्त विकार, ज्वर, नेत्र रोग, व्रण, मधुमेह और तालु सूखना, उदक उदक क्षय के केसेस में अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरी तरफ कई आचार्यों ने, चरकाचार्य ने भी या अष्टांग संग्रह ने भी सूत्र स्थान में जो श्लोक है कि वेगान्न धारेद वात मूत्र त्रट छव क्षुधाम निद्रा श्वास श्रम का सजृंभा श्रुच्छर्दितसम, तो इसमें इन्होंने तृष्णा के वेग को भी वर्णन किया है कि इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। एक तरफ जिन व्याधियों की वजह से तृष्णा उत्पन्न हो रही है वहां पे हम जल पीने को भी मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि वेगों को भी नहीं धारण करना चाहिए। तो इसका क्या समाधान है? एक तो अंजना मैम है ने ना, बता दिया कि इसीलिए तो षडंग पानीय जैसा द्रव्य बनाया गया, मुस्ता परपट जी जी चंद्रोदित्य नागरे, तो जी जी जी, उसका आप पढ़ेंगे तो उसमें तृष्णा के लिए ही बना है षडंग पानी, कि आमतौर मतलब नॉर्मल जल नहीं पीना है, तो इसमें सिद्ध हाँ, जल पीना है। षडंग पानी है, सुनती सिद्ध जल। जी जी जी, ठीक ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और इस पे हम कल चर्चा करेंगे।
आपका धन्यवाद सरोज मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर। 5 मिनट का ब्रेक।